प्यारे बच्चों नमस्कार, क्या हाल चाल। आप सभी लोगों का आरडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग। प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 12वीं बोर्ड की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स के सेकंड भाग से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण डेरिवेशन जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के में आने वाले हैं। प्यारे बच्चों इन लेक्चर को यदि आप लोग देख लेंगे अच्छे से तो कंफर्म है कि आप लोगों को सेकंड भाग के डेरिवेशन जो भी यूपी बोर्ड में आने वाले हैं एकदम क्लियर हो जाएंगे और आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। आप हमारे लेक्चर को एक एक करके देखें और अच्छे से रिपीट करें। ठीक है, तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट और डेरिवेशन को आप लोग देखना ना भूलें। देखें इसमें प्यारे बच्चों सबसे पहला डेरिवेशन क्या कर रहा है, हम इस पे चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों यदि हमें फिजिक्स के सेकंड भाग से यदि डेरिवेशन पूछेगा तो फिजिक्स के सेकंड भाग से यही डेरिवेशन पहले पूछेगा प्यारे बच्चों कि किसी अवतल गोली पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र निगमित कीजिए। तो इसका मतलब हमें गोली पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र का निगमन करने के लिए बोल देगा और हमें उस सूत्र का निगमन करना है। तो प्यारे बच्चों आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और सेकेंड भाग से कौन सा डेरिवेशन आपको रिपीट करना है इस क्लास को देखने के बाद सब टेंशन समाप्त हो जाएगा। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। अब इसको ध्यान से देखें। चलिए भाई ये क्लास को तो स्टार्ट कर ही रहे हैं, डेरिवेशन को करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, किसी अवतल गोली पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र का निगमन। तो प्यारे बच्चों इसका चित्र बहुत जरूरी है क्योंकि चित्र यदि आप बना लेंगे तो आपको चित्र के 2 नंबर मिल जाते हैं। फिजिक्स में यदि आप किसी डेरिवेशन के चित्र बना लेते हैं, यदि वो 5 नंबर का डेरिवेशन है भाई लोग, तो आपको 2 नंबर तो वैसे मिल जाएंगे चित्र बनाने का, 3 नंबर वो आप जो लिखेंगे उसका मिलेगा। तो चलिए चित्र को बनाइए और ध्यान से देखें। इस डेरिवेशन के चित्र को कैसे बनाना है ध्यान दीजिए। इस तरह से देखें प्यारे बच्चों, ये क्या है, इस तरह से यह है अवतल पृष्ठ है। ये क्या है भाई लोग, ये आपका है अवतल पृष्ठ। ये क्या है आपका अवतल पृष्ठ है। ठीक है, हाँ क्यों काम नहीं कर रहे हो भाई। यह है आपका अवतल पृष्ठ। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये है आपका अवतल पृष्ठ। ये क्या है अवतल पृष्ठ। ठीक है, ये है आपका अवतल पृष्ठ। इस तरह से ये है आपका अवतल पृष्ठ। इस तरह से ये है आपका अवतल पृष्ठ। ठीक, अब ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पर ये अवतल पृष्ठ का मुख्य अक्ष है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आप सभी लोग प्यारे बच्चों, ये है इसका ये प्रकाशिक केंद्र, मतलब ये है आपका वक्रता केंद्र। ठीक है, और यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उस ऑब्जेक्ट से क्या निकलती हैं प्रकाश किरणें। तो यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से इस तरह से प्रकाश किरणें निकलनी है प्यारे बच्चों। इस ऑब्जेक्ट से इस तरह से प्रकाश किरणें निकलेंगी और इस ऑब्जेक्ट से इस तरह से प्रकाश किरणें निकलकर, थोड़ा सा अच्छे से चित्र बना लिया जाए भाई, क्योंकि चित्र ही तो नंबर दिलाएगा आपको। चित्र ही तो आपको नंबर दिलाएगा अच्छे से। ठीक है, देख लीजिए इस तरह से हो गया। अब बताइएगा हमें यहाँ पर ये आपतन बिंदु हो गया भाई, पृष्ठ पे जहाँ प्रकाश आपतित होता है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। तो ये आपतन बिंदु हो गया, तो हमें आपतन बिंदु से क्या खींचना पड़ेगा प्यारे बच्चों, हमें आपतन बिंदु से खींचना पड़ेगा नॉर्मल। अब आपतन बिंदु से नॉर्मल कैसे खींचते हैं, आपतन बिंदु से इस गोली पृष्ठ के वक्रता केंद्र तक एक लाइन मिला देंगे, वही हमारा होता है नॉर्मल। तो ये हो गया आपका प्यारे बच्चों, इस तरह से मान लीजिए ये हो गया आपका आपतन, ये वक्रता केंद्र यहाँ पर है, मान लीजिए ये वक्रता केंद्र है। ठीक है, ये क्या है आपका वक्रता केंद्र। यहाँ से इस नॉर्मल तक का मतलब ये आपतन बिंदु से इस वाले वक्रता केंद्र तक इस लाइन को मिला देंगे, यही हमारा कहलाता है आपतन बिंदु, मतलब नॉर्मल। ये क्या हो गया नॉर्मल। यदि ये प्रकाश किरण जाना चाहती तो प्रकाश किरण भाई लोग एकदम सीधा ऐसे ही जाती, यदि प्रकाश किरण जाना चाहती तो सीधा ऐसे ही जाती, लेकिन ये प्रकाश किरण ऐसे ही नहीं जाएगी, सीधा अपने मार्ग से विचलित होगी। तो बताइए जब अपने मार्ग से विचलित होगी तो किधर से होकर जाएगी। आपको एक बात पता होना चाहिए, ये आपतित किरण है, ये नॉर्मल है,
इसके बीच में जो यहाँ पर एंगल बनता है उस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, इस एंगल को हम लोग कहते हैं आई। इस एंगल को क्या कहेंगे, आई। अब एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ से प्रकाश किरण, अब देखिए क्या होगा, ये प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जा रही है, प्रकाश किरण मान लीजिए इधर क्या है आपका विरल है, वायु है, ये कांच के अंदर जा रही है, तो ये हो गया सघन। जब कोई भी प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है, मतलब विरल से सघन में जाती है, तो क्या होता है, विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक के जाती है, अभिलंब की ओर मतलब ऐसे, ये अभिलंब की ओर झुक के जाने का मतलब ऐसे। अब इस किरण को डाट डाट करके पीछे लाएंगे तभी तो प्रतिबिंब बनेगा। इस किरण को डाट डाट करके इस तरह से पीछे लाइए, इस तरह से डाट डाट करके पीछे लाइए, ठीक है। इस तरह से जब डाट डाट करके पीछे लाएंगे तो यहाँ पर जो एंगल बनता है, इस नॉर्मल और इस आपतित अपवर्तित किरण के बीच में जो यहाँ पर एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं, आर। इस एंगल को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, आर कहते हैं। यही ना नॉर्मल के साथ आर बना रहे, तो जो यहाँ होगा वही यहाँ पर एंगल होगा। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट से हम यहाँ पर इस तरह से एक लंब खींच देंगे। इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं यम, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं पी, और इस वाले पॉइंट का नाम रख देते हैं प्यारे बच्चों क्यू, ठीक है। आप ध्यान से देखेगा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसे हम बोलेंगे अल्फा, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा इस तरह से, यहाँ पर जो एंगल बनेगा इसे कहेंगे बीटा, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसे कहेंगे गामा। आप देख रहे हैं सभी जगह अल्फा बीटा गामा इस तरह से चित्र बना हुआ है। आप इस चित्र को ध्यान से देखिए और डेरिवेशन को अच्छे से प्रारंभ करिए, ठीक है। सॉरी प्यारे बच्चों, थोड़ी सी खांसी आ रही है। आप इस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो आप डेरिवेशन अच्छे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमें प्यारे बच्चों स्नेल का नियम लगाना है इस डेरिवेशन के लिए। यदि इस डेरिवेशन के लिए हम स्नेल का नियम लगाएंगे तो हमें एंगल आई और एंगल आर चाहिए, क्योंकि स्नेल के नियम में एंगल आई और एंगल आर होता है। तो एंगल आई और एंगल आर कैसे निकाला जाएगा, ध्यान से देखें। आप त्रिभुज में देखिए एंगल आई कौन कौन से त्रिभुज के बीच में बना है, कौन कौन से लाइन के बीच में एंगल आई, प्यारे बच्चों एंगल आई इस वाले लाइन के बीच में और इस वाले लाइन के बीच में, मतलब यहाँ पर, ये ध्यान से देखें, यहाँ पर यही इनके बीच में आई बन रहा है। इन्हीं त्रिभुज को लेंगे हम, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ओ। देखे ओ से उठेगा क्यू पर जाएगा, फिर क्यू से कहाँ जाएगा, क्यू से आपका आ जाएगा सी पर, ठीक है। अब ध्यान से देखें, जो त्रिभुज बन रहा है वो इस तरह से त्रिभुज बन रहा है। यहाँ का एंगल क्या है बताइए, यहाँ का एंगल गामा है, यहाँ का एंगल अल्फा है, यहाँ पे जो बन रहा है आई है। तो आप ध्यान दीजिए, जो हमारा इस वाले त्रिभुज में बहिष कोण है, बहिष कोण मतलब बाहर वाला कोण, बहिष कोण यही है। ये जो बहिष कोण है अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होगा, मतलब गामा बराबर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे गामा बराबर अल्फा प्लस आई। हमें आई चाहिए तो अल्फा को इधर भेज देंगे, गामा माइनस अल्फा बराबर आई। तो ये आपका क्या आ गया प्यारे बच्चों, आई एंगल आ गया। अब क्या बात करेंगे, अब बताइए अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों एंगल आर का। एंगल आर कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। एंगल आर निकालने के लिए आप देखिए एंगल आर कौन कौन से लाइन के बीच में बन रहा है, ये जो डॉट डॉट लाइन है और ये जो नॉर्मल है, इनके बीच में एंगल आर बन रहा है। तो हमें त्रिभुज के लिए कौन सा कौन लाइन लेना पड़ेगा, त्रिभुज आप यहाँ इस वाले पॉइंट के लिए यहाँ पर प्रतिबिंब बनना आई, एक किरण को यहाँ से भेज दीजिए इस बिंदु वस्तु से, इस बिंदु वस्तु से किरण ऐसे भेज दीजिए। अब ध्यान से देखिए, अब देखिए कौन सा त्रिभुज लेंगे, आई, आई लिखेंगे प्यारे बच्चों, फिर क्यों लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। आप इस वाले त्रिभुज को आप ध्यान से देखिए, इस वाले त्रिभुज में क्या है, इस वाले त्रिभुज को देखिए इस तरह से त्रिभुज बन रहा है। इस वाले त्रिभुज को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर एंगल क्या है, बीटा, यहाँ पर एंगल क्या है, गामा, यहाँ अरे आर है, और यहाँ पर एंगल क्या है, गामा। तो बताइए इस बहिष कोण का मान यदि निकालेंगे तो इस त्रिभुज के अंतः कोण के योग के बराबर होगा। गामा बराबर क्या लिखेंगे, आर प्लस बीटा, गामा बराबर आर प्लस बीटा। हमें आर चाहिए तो बीटा को इधर लाएंगे, गामा माइनस बीटा बराबर आर। एंगल आई निकल गया, एंगल आर निकल गया। फिर बच्चों इस त्रिभुज में हमें एंगल आई और एंगल आर ही तो ज्यादा महत्वपूर्ण था। अब हम क्या काम करेंगे, स्नेल के नियम से क्या लिखेंगे, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या है,
स्नेल का नियम है प्यारे बच्चों, साइन यन बराबर लिखेंगे, यन बराबर साइन आई बटे में साइन आर। अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों एक चीज सॉरी प्यारे बच्चों, थोड़ी सी गला में खराश है और खांसी ज्यादा आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है बोलने में। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब क्या काम करेंगे, आप अच्छे से ध्यान से देखिए। एंगल यन बराबर साइन आई बटे में साइन आर है। हम जो ये पढ़ाई करते हैं, जो हमारा सिलेबस है, ये जो हम लोग पढ़ते हैं, इस सिलेबस में हम अवतल पृष्ठ के छोटे द्वारक के लिए बात करेंगे। अवतल पृष्ठ के छोटे द्वारक के लिए बात करेंगे, लिखेंगे अवतल पृष्ठ के छोटे अवतल पृष्ठ के छोटे द्वारक के लिए, अवतल पृष्ठ के छोटे द्वारक के लिए, अवतल पृष्ठ के छोटे द्वारक के लिए, अवतल पृष्ठ के छोटे द्वारक के लिए जब बात करेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए। अवतल पृष्ठ के छोटे द्वारक के लिए जब बात करेंगे तो यदि अवतल पृष्ठ के छोटे द्वारक की बात हो रही है बच्चों, तो एंगल का मान कम होगा, क्योंकि आपको पता है जब द्वारक छोटा होगा तो एंगल भी कम बनेगा। जब एंगल का मान कम होगा, ये जो मुंह इतना बड़ा हुआ है, यदि इसका मुंह छोटा कर दिया जाए तो जो यहाँ पर एंगल आई और एंगल आर दिख रहे हैं, इसके मान कम हो जाएंगे। और साइन में यदि एंगल का मान कम हो रहा है तो जो उसका मान है, जो उसका एंगल है, वही उसका मान बन जाएगा। जैसे साइन 0 अंश का वैल्यू, जैसे आप 90 अंश का वैल्यू 1, 60 अंश का वैल्यू कम हो जाएगा, 30 अंश का वैल्यू और कम हो जाएगा, इस तरह से 0 अंश का वैल्यू सबसे कम हो जाएगा। आप देख रहे हैं जब 0 अंश हो रहा है, साइन 0 अंश हो रहा है, तो उसका मान भी 0 हो रहा है। ऐसे जब एंगल का मान कम होता है तो जो उसका साइन में एंगल यदि कम है तो उसका जो मान होगा, जो उसका एंगल होगा, वही उसका मान हो जाएगा। आपको पता है साइन आई है, तो जो आई एंगल कम है तो साइन आई का मान पूछा जाएगा तो आई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, साइन आई लगभग आई के हो जाता है, साइन आर का जो मान है वो आर हो जाता है। और आप ध्यान रखिएगा, इसमें एक चीज आपको और ध्यान देना है कि जो यम है वो पी के बराबर हो जाएगा। आप देख रहे हैं यदि हम यहीं पर द्वारक छोटा बनाएं, इतना छोटा यदि हम दर्पण बनाते इतना छोटा हम अवतल पृष्ठ बनाते हैं तो क्या होता है, छोटा सा अवतल पृष्ठ, मान लीजिए इस तरह से एक छोटा सा अवतल पृष्ठ बना हुआ है और यहाँ पर एक बिंदु वस्तु है, इससे यदि प्रकाश किरण निकल रहा है तो इस पॉइंट पर पहुंचेगा। जब इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो हम यहाँ से डॉट डॉट करते हुए एक क्या खींचेंगे, अभिलंब। आप देख रहे हैं इस अभिलंब का वैल्यू, मतलब ये जो लंब खींचा गया डॉट डॉट, ये जो लंब है, ये जो ध्रुव है और ये यम है, इनके बीच का गैप देखिए इसके अपेक्षा यहाँ पर कम है, यहाँ पर गैप ज्यादा है, यहाँ पर गैप कम है। इसका मतलब जब अवतल पृष्ठ के छोटे द्वारक के लिए बात करेंगे तो जो उसका यम है उसके किसके बराबर हो जाएगा, पी के सॉरी प्यारे बच्चों, वो किसके बराबर हो जाएगा, पी के। अब बताइए अब क्या लिखेंगे हम लोग, यन बराबर साइन आई के स्थान पे आई, साइन आर के स्थान पे आर, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो यन आर बराबर आई। अब बताइए क्या काम करेंगे, अब हमें आई और आर का वैल्यू रखना है, तो बताइए यन आर का मान कितना है, आर का मान है गामा माइनस बीटा, फिर बताइए बराबर आई का वैल्यू क्या रखेंगे, गामा माइनस अल्फा। ये हो गया समीकरण आपका प्यारे बच्चों। इसको 1 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, इसको कर देंगे 3। अब ध्यान रखिए हमें आई और आर का मान निकालना है, इस त्रिभुज में आई और आर का वैल्यू निकालना है। इस त्रिभुज में भाई लोग आई और आर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप ध्यान से देखें। आई आर का वैल्यू हमें आई आर ने अल्फा बीटा गामा का, किसका वैल्यू निकालना, अल्फा बीटा गामा। यदि अल्फा लेंगे तो आप पहला त्रिभुज लेंगे, अल्फा के लिए पहला त्रिभुज कौन सा समकोण त्रिभुज होगा, ओ क्यू यम, क्या होगा, ओ क्यू यम, यही होगा। तो क्या लिखेंगे मेरे बच्चों, त्रिभुज ओ क्यू, यहाँ लिखेंगे ओ, क्या लिखेंगे मेरे बच्चों, ओ क्यू यम में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर tan, फिर बच्चों क्योंकि हमें ए क्या निकालना है, लंब और आधार, कट तो दिया नहीं है तो हम tan का यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे tan अल्फा बराबर,
अब बताइए tan में यदि वैल्यू कम, कोड कम होता है तो उसका मान भी कम होता है। जैसे tan 0 अंश का मान 0 होता है, जब tan 90 अंश का मान 1 होता है। इसका मतलब क्या है, tan में भी यदि वैल्यू का कोड घट रहा है तो उसका मान भी घटेगा। तो जो उसका कोड होगा, यदि कोड ज्यादा छोटा है तो जो उसका कोड है वही उसका मान बन जाएगा। इसलिए देखिए अल्फा जो एंगल है वो कम है, जब अल्फा एंगल कम है तो tan अल्फा का मान पूछा जाएगा तो अल्फा हो जाएगा। आपको एक चीज पता होना चाहिए, tan अल्फा का मान क्या हो जाएगा, अल्फा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मेरे बच्चों, अल्फा बराबर tan अल्फा। तो tan अल्फा का मान क्या हो जाएगा, अल्फा। अब बताए tan अल्फा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब क्या है इस त्रिभुज में, ओ क्यू एम में, ये लंब हो गया। लंब क्या है, लंब हमारा हो गया यम क्यू। अब आधार क्या है, आधार ओ यम, आधार है प्यारे बच्चों ओ यम। अब याद रखिएगा इसके यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई h है, तो हम लिख देंगे h के बटा में ओ पी। बताइए h के बटा में ओ पी का मान कितना रखेंगे प्यारे बच्चों, ओ से पी तक की दूरी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग कहते हैं u, क्योंकि वस्तु की दूरी। यहाँ ये इमेज बन रहा है इसलिए हम इसे लिखते हैं v। ये है वक्रता केंद्र जिसे हम लोग कहते हैं, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, r। अब सबका वैल्यू रखे। बताइए ओपी का मान कितना है, ओपी, ओपी का वैल्यू है -u। क्यों, क्योंकि हम दूरी इधर नाप रहे हैं। ठीक है, अब आगे कौन सा त्रिभुज लेंगे मेरे बच्चों, अगला त्रिभुज कौन सा लेंगे बताइए। अगला त्रिभुज कौन सा लेंगे, बीटा लिखना है तो बीटा वाला एंगल इस वाले त्रिभुज से बन रहा है। लिखेंगे त्रिभुज आई क्यू एम में, त्रिभुज आई क्यू एम में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों बताइए। यहाँ पर बीटा निकालना है तो बीटा बराबर हम tan बीटा लिख सकते हैं क्या, बीटा बराबर tan बीटा। लंब बटा आधार, लंब क्या है हमारा यम क्यों, आधार कितना रहेगा ओ, आधार आई एम रहेगा प्यारे बच्चों, आई एम, क्योंकि यहां से यहां तक है ना, यहां से यहां तक त्रिभुज लिए हैं। बताइए हम यहाँ पर एच रखेंगे और आई एम आई पी हो जाएगा, क्योंकि हम लगभग पी के बराबर होता है। तो बताइए एच के बट्टा में, बताइए आई पी का मान कितना है, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है भी, तो लिखेंगे -भी। हो गया। अब अगला त्रिभुज कौन सा लेंगे गामा निकालने के लिए, सी वाला। देखिए सी वाले के पास लिखेंगे त्रिभुज सी, त्रिभुज सी क्यू एम में क्या लिखेंगे tan, यहाँ गामा लिखेंगे ना, लिख देंगे प्यारे बच्चों गामा बराबर tan गामा बराबर क्या लिखेंगे लंब बटा आधार। लंब तो यही रहेगा, सबके लिए यही लंब है, तो लंब क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, लंब लिखेंगे यम क्यू बटे में आधार कहाँ से कहाँ तक, यम से सी तक। लिखेंगे सी एम बराबर एच के बटा में सी पी हो जाएगा। तो माइनस हो जाएगा कितना बताइए एच, एच के बटा में बताइए सीपी का मान कितना है, सी से पी तक की दूरी कितनी है आर, तो -r। आप एक चीज इसमें ध्यान दे रहे होंगे, नोटिस कर रहे होंगे कि इस वाले समीकरण में यदि हम अल्फा बीटा का वैल्यू ले जाके गामा का मान रख देंगे तो समझ लीजिए आपका डेरिवेशन हो जाएगा। अब इससे ज्यादा इसमें कुछ याद नहीं करना है, न ही इससे ज्यादा कुछ करना है। प्यारे बच्चों केवल चित्र बनाना है, चित्र बनाते हुए इस डेरिवेशन को ऐसे कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आप लोग पहले इतने का स्क्रीनशॉट लें तो हम आगे वैल्यू रखना प्रारंभ करें। ठीक है, सॉरी प्यारे बच्चों, चलिए उम्मीद है कि आप लोग वैल्यू रख लिए होंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में अल्फा बीटा तथा गामा का मान रखने पर क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा, क्या था यन, क्या था यन, उसके बाद क्या था थोड़ा देख लीजिए, क्या है भाई लोग, यन है आपका गामा माइनस बीटा, यहाँ लिख देंगे गामा, गामा माइनस बीटा बराबर गामा माइनस अल्फा। सभी का वैल्यू रखिए, यन इसका वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, गामा का मान कितना है एच के बटा में -r, फिर बताइए गामा का वैल्यू, हाँ, और माइनस एच के बटा में -v, फिर बताइए बराबर
एच के बटा में माइनस आर माइनस एच के बटा में माइनस यू। अब ध्यान से देखे यन, इस चिन्ह को आगे रखेंगे माइनस एच के बटा में आर, यहाँ माइनस माइनस प्लस एच के बटा में भी बराबर इसके चिन्ह को आगे रखे माइनस एच के बटा में आर, फिर माइनस माइनस प्लस एच के बटा में यू। कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ एच कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस 1/r प्लस 1/v। यहाँ से एच कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा माइनस 1/r प्लस 1/u। अब एच कैंसिल हो जाएगा, तो बताइए एन का अंदर गुणा करेंगे एन बटे में माइनस आर प्लस एन बटे में भी बराबर यहाँ पर माइनस 1/r प्लस 1/u। अब बताइए यहाँ पर r को एक साथ करना है और v को उधर ले जाएंगे या u को उधर ले जाइए, u को उधर ले जाइए तो n बटे में भी माइनस 1/u बराबर एन आर को इधर लाइए, एन के बटा में आर है इसको इधर लाइए तो हो जाएगा इधर क्या बच रहा है 1/r, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस एन इधर आएगा तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। देख लीजिए अच्छे से, ठीक है कहीं गलती तो नहीं है ना, मैच कर लीजिए वैल्यू रखने में भी। देखिए मेरे जो थोड़ी बहुत गलती होगी तो गड़बड़ हो जाएगा ना, बीटा का वैल्यू इतना है, अल्फा का वैल्यू इतना है, आर का वैल्यू इतना है। हाँ सही तो दिख रहा है हमें, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ यहाँ, हाँ देखिए यहाँ माइनस है, वही तो मैं कह रहा हूँ यहाँ माइनस है, यह है आर। अब देखिए एन बटे में भी माइनस 1/u और समान है, अंश जुड़ जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं एन माइनस 1 बटे में आर। यह है डेरिवेशन पर बच्चों, यही आपसे डेरिवेशन यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा, इस बात को लिख के रख लीजिए, इस बात को भूलिएगा नहीं प्यारे बच्चों, और अच्छे से आसान तरीके से डेरिवेशन को याद करें और बिना टेंशन लिए। ठीक है, आप लोग प्यारे बच्चों इतने का स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है आपसे, इसमें क्या रिपीट करना है, क्या पूछ रहा है इसके बारे में। देखिए इसमें 5 नंबर के प्रश्न आते हैं प्यारे बच्चों, कितने नंबर के 5 नंबर के। प्रश्न में कह रहा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बनाने की स्थिति में किरण आरेख बनाइए, इस स्थिति के लिए आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो चलिए पहले हमें इसके किरण आरेख को बनाने हैं, संरचना बनाने हैं, तो इसके किरण आरेख को ध्यान से देखें आप लोग प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए किरण आरेख को। यह है आपका प्यारे बच्चों एक तरह से पतला लेंस, और इस लेंस को हम लोग कहते हैं अदृश्यक लेंस। किस नाम से इसे जानते हैं, अदृश्यक लेंस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों, अदृश्यक लेंस के नाम से जानते हैं, अदृश्यक लेंस के नाम से जानते हैं। ठीक, अब देखिए अब ध्यान दीजिए लेंस का प्रकाशिक केंद्र है और यहाँ पर ये है लेंस का एफओ मतलब प्रथम फोकस, और यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है, वस्तु है ए बी। वस्तु क्या है प्यारे बच्चों, ए बी है। आपको एक चीज पता होना चाहिए, यदि प्रकाश किरण यहाँ से निकलेगा तो इसके शीर्ष से निकलेगा, यही इसका सिर है, और इसके शीर्ष से प्रकाश निकलेगा और इस तरह से पहले किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे। जब किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे, इधर एक प्रकाश का फोकस है तो इधर भी प्रकाश का फोकस होगा यहाँ पर। ठीक है, ये भी एफओ है। अब यहाँ पर क्या होगा, प्रकाश किरण यहाँ से निकलेगा, जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पे पड़ता है तो फोकस से होकर जाता है, इस तरह से प्रकाश इसके फोकस से होकर जाएगा। ठीक है, अब अगर अगले कंडीशन में अगले प्रकाश किरण को कहाँ से भेजेंगे, अब अगले प्रकाश किरण को इसके प्रकाशिक केंद्र से भेजेंगे। आपको पता है यदि कोई प्रकाशिक केंद्र से होकर जाता है तो अपने मार्ग से विचलित नहीं होता, एकदम सीधा चले जाता है। देख लीजिए ये अपने मार्ग से विचलित नहीं हुआ, एकदम सीधा चला गया प्यारे बच्चों। अब बताइए जब ये किरणें एक दूसरे को जहाँ काटती हैं वहीं पर बनता है प्रतिबिंब, तो ये किरणें एक दूसरे को इस पॉइंट पे काट रही हैं, इस पॉइंट का नाम रखेंगे ए डैश, इस पॉइंट का नाम रखेंगे बी डैश। तो जहाँ प्रतिबिंब जो एक दूसरे की किरणें जहाँ पर काट रही हैं
वहीं पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। अब इस प्रतिबिंब के सामने एक हम दूसरा लेंस रख देते हैं, जिस लेंस को हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों अदृश्यक लेंस। जिस लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अदृश्यक लेंस। कोशिश कीजिए डाट डाट करके इस किरण को भी यहाँ पर मिला दिया करिए, ठीक है। अब बताइए ये इस लेंस को हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों, इस लेंस को कहते हैं नेत्रिका लेंस। क्या कहते हैं, नेत्रिका लेंस। नेत्रिका लेंस इसे कहते हैं अदृश्यक लेंस। अदृश्यक लेंस, अदृश्यक लेंस कहते हैं। अब बताइए क्या होगा, अब अच्छे से ध्यान से देखें। ये है इस तरह से लेंस का मुख्य अक्ष। तो ये है लेंस का प्रकाशिक केंद्र। इस नेत्रिका लेंस का जो फोकस है यहाँ पर है। ये नेत्रिका लेंस का क्या है भाई लोग, फोकस है। ये नेत्रिका का फोकस है एफ ई, इसलिए एफ लिखा गया है। इस नेत्रिका का फोकस ज्यादा बड़ा है, क्योंकि लेंस बड़ा है तो नेत्रिका का फोकस भी बड़ा रहेगा। अब दृश्यक लेंस छोटा रहेगा, नेत्रिका लेंस बड़ा रहेगा। नेत्रिका लेंस इसलिए बड़ा होता है क्योंकि नेत्र के सामने होता है, तो हमें इमेज बड़ा दिखना है, तो लेंस भी बड़ा होगा तभी तो इमेज बड़ा दिखेगा। अब बताइए, अब ये यहाँ पर जो अदृश्यक लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब है वो नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा, वस्तु का। जब नेत्रिका लेंस के लिए ये वस्तु का कार्य करेगा तो ये भाई हम इस लेंस के लिए इसको समझेंगे कि वस्तु है। जब हम इसे समझेंगे वस्तु है तो इससे प्रकाश किरण को कैसे निकालेंगे, इससे प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे भेजेंगे। जब इससे प्रकाश किरण को ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे तो ये कहाँ से होकर जाएगा, भाई इसका फोकस यहाँ पर है, इस तरह से इसका फोकस भी ऐसे लंबा बनेगा, यहाँ पर इसका फोकस है। अब यही कोई भी प्रकाश किरण लेंस के मुख्य, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर लेंस पे पड़ती है तो लेंस अपवर्तन के पश्चात तो फोकस से होकर जाती है। इस तरह से फोकस से होकर जा रहा है। अब अगले प्रकाश किरण को कहाँ से भेज देंगे, अब अगले प्रकाश किरण को प्रकाशिक केंद्र से भेज देंगे। इस तरह से अगले प्रकाश किरण को इस तरह से प्रकाशिक केंद्र से भेज देंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यदि एक दूसरे की तरफ यदि जाएंगे तो धीरे धीरे देखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे एक दूसरे से दूर होता जाएंगे। जब एक दूसरे से दूर होते जाएंगे तो क्या काम करना पड़ेगा, हमें एक काम करना पड़ेगा कि इन किरण को डाट डाट करके पीछे लाना पड़ेगा। इस किरण को डाट डाट करके ऐसे पीछे लाइए। जब इन किरणों को डाट डाट करके ऐसे पीछे लाया जाएगा तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं ये काटेंगे जरूर, एक दूसरे को कहीं ना कहीं ये जरूर काटेंगे। जब इनको डाट डाट करके ऐसे पीछे लाया जाएगा तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेंगे, और जहां पर एक दूसरे को काटते हैं प्यारे बच्चों वहीं पर बनता है प्रतिबिंब। वहीं पर क्या बनता है, प्रतिबिंब। तो ध्यान से देखिए, ए यहाँ पर डाट डाट करते हुए लाइए और यहीं पर बन रहा है इसका प्रतिबिंब, ए यहाँ पर, यहीं पर इसका बन रहा है प्रतिबिंब। और इस पॉइंट का नाम बी है, यहीं पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है ए यहाँ पर। इस वाले को हम कहेंगे ए डैश, बी डैश और ए डबल डैश, और इसे कहेंगे बी डबल डैश, ठीक है। तो आपको सब फंडा क्लियर हो गया कि चित्र कैसे बनानी है। आपका चित्र ही काफी महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, चित्र ही सबसे बड़ा योगदान है। चित्र में थोड़ा सा देखिए हमारे नापने उपने में थोड़ी सी गलती हुई होगी तो इसलिए चित्र में थोड़ा सा तिरछा दिख रहा होगा, लेकिन यदि आप चित्र अच्छे से बनाएंगे तो आपका चित्र तिरछा नहीं होगा और अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। समझ रहे हैं। प्यारे बच्चों देखिए गले में थोड़ी सी खराश है, सूजन है और आवाज में खांसी इसलिए अक्सर आ रहा है, तो आप थोड़ा सा मैनेज कीजिए, समझिए। क्योंकि अभी मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के 1 शॉट रिवीजन का सेकंड भाग 4 घंटे का लगातार वीडियो अपलोड किया हूँ, तो वहाँ से थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी वहीं क्लास लेने में। लेकिन अब धीरे धीरे क्लास लेते लेते समझाते आओ, क्लास जो गला है धीरे धीरे सही हो जाएगा, घबराइए मत। बस ये आपका प्यार है और आप इस तरह से हमको इतना सपोर्ट दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, इसलिए हम पढ़ाने से पीछे नहीं हट रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, अब इसके आवर्धन क्षमता के सूत्र का निगमन करना है, लेकिन उससे पहले आप एक बात ध्यान रखिएगा। यदि आप ऐसे चित्र बनाएंगे
तो चित्र बनाने के बाद इस चित्र के नीचे व्याख्या करेंगे प्रतिबिंब की। चित्र बनाने के बाद इस चित्र के नीचे आपको व्याख्या करना पड़ेगा। तो व्याख्या कैसे करना है मैं इसको समझा देता हूँ, फिर इसके व्यंजक को समझाता हूँ, इसके आवर्धन क्षमता को। तो व्याख्या कैसे करनी है आप ध्यान से देखिए, जरा देख लीजिए, मैं यहाँ पर लिख के दिखाया हूँ आप लोगों को। क्या करना है ध्यान से देखें। एक वस्तु अदृश्यक लेंस के सामने, आप देख रहे थे इस तरह से एक लेंस बनाए थे हम लोग, और इस लेंस के सामने एक वस्तु रखे थे ए बी, अरे ए और बी, और इस लेंस का नाम रखे थे अदृश्यक लेंस। एक वस्तु ए बी अदृश्यक लेंस के प्रथम फोकस से, आप देख रहे थे यहाँ पर एफओ हम बनाए थे, और एफओ से देखेंगे वस्तु कुछ दूरी पर है। देखिए एक वस्तु ए बी अदृश्यक लेंस के प्रथम फोकस से कुछ दूरी पर रखी है, यही थी कुछ दूरी पर रखी है। सेकंड पॉइंट में अदृश्यक लेंस द्वारा वस्तु ए बी, ये जो वस्तु ए बी है इस वस्तु ए बी का प्रतिबिंब इस वाले लेंस के द्वारा इधर बन रहा था, ऐसे ऐसे बन रहा था ना, इधर यहीं पर बन रहा था, जिस पॉइंट का नाम देखिए ये यहाँ पर इस तरह से इधर बन रहा था, ऐसे इसका प्रकाशीय केंद्र यहाँ पर ऐसे प्रतिबिंब बन रहा था। यहाँ पर हम प्रतिबिंब का नाम ए डैश और बी डैश रखे थे, यही ना। तो क्या बोलेंगे अदृश्यक लेंस द्वारा वस्तु ए बी का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, आप देख रहे थे परमानेंट कीड़े काट रही हैं, इसलिए वास्तविक और वस्तु का सिर ऊपर है, लेकिन यहाँ पर प्रतिबिंब का सिर कहाँ नीचे। तो देखिए प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा बड़ा ए डैश बी डैश बनता है। वास्तविक उल्टा इस वस्तु से बड़ा बनता है, वास्तविक उल्टा बड़ा ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। इसका जो प्रतिबिंब है वास्तविक उल्टा और बड़ा बनता है, ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। ठीक है, तीसरे के पॉइंट में क्या लिखेंगे, तीसरे के पॉइंट में अदृश्यक लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु कार्य करता था। आप देखेंगे होंगे मैं यहाँ पर जब नेत्रिका लेंस रखा था तो मैं बोला था कि ये जो प्रतिबिंब है, ये जो प्रतिबिंब है इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा। जब इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा ये, तो यहाँ से इस तरह से प्रकाश किरणें निकलेंगी, और प्रकाश किरणें इस तरह से प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएंगी, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर भेजे हैं, इस तरह से फोकस से गया और एक किरण को इसे प्रकाशिक केंद्र से भेज दिया गया था, और इनको डाट डाट करके इसे पीछे लाए थे तब प्रतिबिंब बना था। तो ये क्या है, अदृश्य लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। यह प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच में है। आप देख रहे थे ये जो प्रतिबिंब बना था नेत्रिका लेंस का, इधर क्या था एफ ई था, और ये क्या है नेत्रिका लेंस का प्रकाशिक केंद्र। तो आप देख रहे हैं जो वस्तु ए बी है नेत्रिका लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र पे रखा है, के बीच में रखा है, देखिए के बीच में रखा, बीच में बनता है। फिर अगले पॉइंट नेत्रिका लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब। अब देखिए इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है आभासी, इधर देखिए डाट डाट किरणें काट रही है ना, तो आभासी होता है, जब किरणें डाट डाट काटती है तो आभासी होता है। तो क्या होता है नेत्रिका लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा वस्तु से बड़ा बनता है। आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। एक किसके द्वारा नेत्रिका अदृश्यक लेंस द्वारा, नेत्रिका लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। ये पर बच्चों जब आप चित्र बनाएंगे तो चित्र के नीचे इतना बात आपको लिखना पड़ेगा, और इतना बात मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आप देख रहे होंगे चित्र में इतनी बात दिखाई दे रही है जितना बात मैं यहाँ पर लिखा हूँ, और इससे अलावा इससे बाहर आपको कुछ लिखना नहीं है। इसमें से एक दो पॉइंट इधर उधर हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। चित्र बना के व्याख्या करेंगे जितना मैं यहाँ पर लिखा हूँ, व्याख्या लिखने के बाद फिर हम उसके व्यंजक की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम उसके डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चित्र बनाने के बाद इतना लिखने के बाद फिर उसके डेरिवेशन को करने हैं। ठीक है, चलिए इस चित्र पे चलते हैं। अब डेरिवेशन कैसे करने हैं, व्यंजक प्यारे बच्चों व्यंजक कैसे करना है ध्यान से देखें। व्यंजक आवर्धन क्षमता का, आवर्धन क्षमता के व्यंजक, तो इसमें दो लेंस है तो दोनों लेंसों का हम आवर्धन क्षमता निकालेंगे। तो आपको आवर्धन क्षमता का फार्मूला पता होना चाहिए मेरे बच्चों, क्या होता है बताइए। यम बराबर होता है एच आई बटे में एच ओ बराबर माइनस भी बटे में यू। ये होता है आवर्धन क्षमता का फार्मूला किसी भी एक लेंस के लिए किसी एक लेंस के आवर्धन क्षमता का फार्मूला होता है। इसमें दो लेंस है तो दोनों लेंस के लिए हम निकालेंगे, तो लिखेंगे अदृश्यक
अदृश्यक लेंस, अदृश्यक लेंस की क्षमता, आवर्धन क्षमता, अदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता। क्या होगा आवर्धन क्षमता अदृश्यक लेंस के लिए बताइए? तो लिखेंगे यम ओ बराबर, ठीक है, यम ओ बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में वस्तु की ऊंचाई। तो बताइए इस लेंस द्वारा प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या बना है? इस लेंस द्वारा प्रतिबिंब की ऊंचाई ए डैश बी डैश है और वस्तु की ऊंचाई क्या है? ए बी है। अब बात करेंगे नेत्रिका लेंस के लिए। नेत्रिका लेंस, नेत्रिका लेंस की आवर्धन, आवर्धन क्षमता। नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगा बताइए जरा? तो लिखेंगे यम ई बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में वस्तु की ऊंचाई। बताइए नेत्रिका लेंस के लिए प्रतिबिंब कितना ऊंचा पर बन रहा है? प्रतिबिंब बनना है ए डैश बी डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश, और वस्तु कौन होगा? ए डैश बी डैश, लिखेंगे ए डैश बी डैश। अब संयुक्त लेंस, संयुक्त लेंस मतलब दोनों लेंस के लिए संयुक्त लेंस, संयुक्त लेंस की आवर्धन, आवर्धन क्षमता। संयुक्त लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगा बताइए जरा? तो संयुक्त लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगा? तो लिखेंगे यम बराबर संयुक्त लेंस टोटल, संयुक्त लेंस की बात किया जाएगा तो दो ही चीज, इन दोनों को लेंस को यदि आप बंद कर देंगे तो दो ही चीज दिखेगा, एक वस्तु और ई वाला लास्ट वाला प्रतिबिंब। तो संयुक्त लेंस के लिए प्रतिबिंब क्या होगा? ए डबल डैश बी डबल डैश बटे में ए बी। अब क्या हम इसमें ऊपर नीचे, यदि हम इसमें ए डबल डैश बी डबल डैश बटे में ए बी, यदि हम इसमें ऊपर नीचे ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश से गुणा कर दें, गुणा और भाग कर दें तो क्या दिक्कत होगा? कुछ नहीं दिक्कत होगा मान में। हम इसका स्थान को चेंज कर दे रहे हैं, नीचे वाले के ट्रांसफर कर दे रहे हैं। ए डबल डैश बी डबल डैश बटे में ए डैश बी डैश गुणे फिर क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश बटे में ए बी। वैल्यू रखो, इतने का मान कितना है ध्यान से देख लीजिए, यम्मो, अरे यम्मी, इतने का मान कितना है? यम्मो। तो यम बराबर डेरिवेशन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? यम्मो गुणे यम्मी। यदि आप इतना भी डेरिवेशन करके आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चित्र बनाएंगे, जो मैं लिखा तो उसकी उससे व्याख्या करेंगे, व्याख्या करने के बाद ऐसे आपको डेरिवेशन कर देने हैं और इससे ज्यादा आप लोगों को इसमें कुछ करना नहीं है। ये आपको यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 में 5 नंबर दिला जाएगा। ध्यान रखिए, ये 5 नंबर यदि पाना हो तो आप इस वीडियो लेक्चर को देखना ना भूलें, ठीक है? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। चलिए चलिए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगले पॉइंट पे क्या है जो आपसे पूछ सकता है, इसकी संभावनाएं हैं ज्यादातर कि आपसे पूछ सकता है, इसकी संभावना ज्यादा है प्यारे बच्चों, ये आपसे पूछ सकता है। क्या है इसकी संभावना? कह रहा है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए तथा स्नेल के नियम को निगमित कीजिए। तो हमें हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या करना है, स्नेल के नियम को सिद्ध करना है। तो चलिए इसको ध्यान से देखिएगा। ये आपको यदि आएगा तो ये भी बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर का आता है प्यारे बच्चों कितने नंबर का? 5 नंबर। ये भी आपको 5 नंबर जरूर। प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, इस लेक्चर को देखने के बाद आपका यदि डेरिवेशन इतने लेक्चर जितना मैं बता रहा हूँ उतना कंप्लीट हो जाएगा तो कंफर्म है आप इस लेक्चर से 10 से 15 नंबर आप कंफर्म कर सकते हैं डेरिवेशन से। याद रखिएगा 10 से 15 नंबर यदि आपको पाने हैं तो इस लेक्चर को देखना ना भूलिए, ठीक है? तो चलिए ध्यान से देखें इसका डेरिवेशन को कैसे करना है, ध्यान दीजिए। इस तरह से कोई अपवर्तक पृष्ठ है, अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ का मतलब जिससे प्रकाश किरणें आर पार हो जाती हैं, यस यस डैश या यम डैश भी बोल सकते हैं, यम डैश, ठीक है, यम डैश। अब इस तरह से इस पर प्रकाश तरंगे आ रही हैं, तो ध्यान से देखें इस तरह से 2 प्रकाश तरंगे आ रही हैं। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि ये पहला प्रकाश तरंगे है, ये दूसरा का है, तो इसमें कौन सी प्रकाश तरंगे पृष्ठ से पहले टकराएगा? यम डैश पृष्ठ से कौन पहले तरंगा टकराएगा? कौन सा प्रकाश तरंगे पहले टकराएगा? ए वाला।
तो बताइए जब पहला वाला तरंगाग्र मतलब जो पहला प्रकाश तरंग है जब पृष्ठ से टकराया है तो दूसरा प्रकाश तरंग कहाँ है, इसको आपको पता करना होगा। तो जो पहला तरंगाग्र पृष्ठ पृष्ठ से टकराया है जहां पर, वहां से आप एक दूसरे तरंगाग्र के माध्यम में एक लंब खींच दीजिए, मतलब एक ऐसे डंडा लगा दीजिए, एक राड लगा दीजिए इस तरह से। इस पॉइंट से हम इसके रास्ते में एक इस तरह से लंब लगा देंगे। देखिए लंब हो गया, इसका मतलब इस पॉइंट का नाम हो गया ए, ठीक है, इस पॉइंट का नाम होगा प्यारे बच्चों बी। जब पहला तरंगाग्र पृष्ठ ए से टकराया था तो दूसरा तरंगाग्र कहाँ पहुंचा है, पॉइंट बी पर। कहाँ पहुंचा है, पॉइंट बी पर। अब एक बात बताइए, जब यहाँ से पृष्ठ से टकराया है यहाँ पर हम इसे अभिलंब खींचेंगे और ये जो अभिलंब होता है वो पृष्ठ के साथ 90 अंश कोण पे है, तो ये आपतित तरंग के साथ कौन सा कोण बनाता है, आई। कौन सा बनाता है, आई। अब ध्यान दीजिए जो एंगल यहाँ पर होगा वही एंगल यहाँ पर होगा। कैसे होगा मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। आप देख रहे हैं इस लाइन और इस लाइन के बीच में कितने अंश कोण है, 90 अंश। तो मेरे बच्चों इस लाइन और इस लाइन के बीच में कितना अंश है, 90 अंश है। आप देख रहे हैं इस वाले लाइन को और इस वाले लाइन को ध्यान से देखेंगे, इसके 90 अंश दो एंगल में बैठ रहे हैं, एक आई और इस वाले एंगल को पता ही नहीं था, मैं एक्स मान लिया। तो एक्स का वैल्यू निकालोगे तो 90 माइनस आई हो जाएगा, एक्स का वैल्यू हो गया। इस वाले एंगल का कितना मान आएगा जो बचा हुआ है, बचे हुए एंगल का मान आ जाएगा 90 माइनस आई। अब बताइएगा 90 माइनस आई, तो इस वाले एंगल को देखिए और इस वाले भुजा को देखिए, ये दोनों कितने अंश पर हैं, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे से 90 अंश पर हैं। अब बताइए जब एक दूसरे से 90 अंश पर हैं तो आप ध्यान से देखिएगा 90 अंश पे जब ये दोनों एक दूसरे से रहेंगे तो क्या होगा। जब ये 90 अंश पे ए और ए 90 अंश पे हैं तो क्या होगा, क्या होगा, ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों अच्छे से। जब ए और एक दूसरे से 90 अंश पे है तो इसका एंगल तो हमें पता है 90 माइनस आई। तो बताइए इसका जो 90 वाला एंगल है कितने भागों में बैठ रहा है, एक बैठ रहा है 90 माइनस आई में, और एक वाला एंगल पता ही नहीं है यहाँ का तो हम एक्स मान लेंगे। अब इसको उधर ले जाएंगे तो 90 90 कैंसिल हो जाएगा, आई बचेगा, इसलिए यहाँ का एंगल क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, आई। ठीक है, जो यहाँ पर एंगल वही यहाँ पर एंगल, याद रखिएगा। अब बताइए पहला तरंग जब पृष्ठ से टकराया तो दूसरा यहाँ पहुंचा है, तो आपको पता है जब पहला पृष्ठ से टकरा गया है तो टकराने के बाद वो दूसरे माध्यम में जाएगा। टकराने के बाद जब वो दूसरे माध्यम में जाता है तो बताइए जब ये टकराने के बाद दूसरे माध्यम में जाएगा तो अब एक बात बताइए जब दूसरा तरंगाग्र पृष्ठ से टकराएगा तो क्या होगा। जब पहला प्रकाश तरंग पृष्ठ से टकराया तो दूसरा यहाँ पहुंचा है, जब दूसरा पृष्ठ से टकराएगा तो पहला कहाँ पहुंचेगा, इसको पता करना होगा। तो ध्यान से देखिए यदि ये प्रकाश तरंग दूसरे माध्यम में जाएगा तो क्या होगा। जब यदि ये प्रकाश तरंग दूसरे माध्यम में जाएगा पर बच्चों तो इधर मान लीजिए विरल माध्यम है, ये क्या है, विरल माध्यम है, और ये क्या है, सघन माध्यम है। जब ये सघन है तो प्रकाश किरण जब भी जाएगा वो एकदम सीधा तो जाएगा नहीं, अपने मार्ग से विचलित होगा। जब वो अपने मार्ग से विचलित होगा तो अपने मार्ग से विचलित होकर कहाँ से होकर जाएगा बताइए, अपने मार्ग से जो विचलित होगा तो कैसे होके जाएगा, अभिलंब को झुक के जाएगा कि अभिलंब से दूर जाएगा, अभिलंब की ओर झुक के जाएगा कि अभिलंब से दूर जाएगा बताइएगा। अभिलंब से वो कहाँ जाएगा, दूर। अभिलंब से सॉरी अभिलंब की ओर झुक के मतलब ये ऐसे होके जाएगा, ये प्रकाश तरंग ऐसे होकर जाएगा। अब एक बात बताइए जब दूसरा प्रकाश तरंग इस पॉइंट पर पहुंचा है तो पहला वाला तरंगाग्र कहाँ पर है, इसको पता करना होगा। तो जैसे आप इस पॉइंट से ऐसे लंब खींचे हैं ऐसे आप इस वाले पॉइंट से इस वाले प्रकाश तरंग के बीच में ऐसे लंब खींच देंगे। देखिए इस तरह से 90 अंश कोण पर है, 90 अंश कोण बनाता रहे, ऐसा लाइन खींचेगा, ऐसा खींचिए को 90 अंश कोण बनाता रहे ऐसे इस तरह से। ठीक है, अब बताइए दूसरा प्रकाश तरंग इस तरह से जा रहा है। ठीक है, अब बताइए यहाँ से हम क्या खींचेंगे, इस तरह से अभिलंब। जब हम यहाँ पर इसे अभिलंब खींचेंगे तो बताइए क्या होगा। यदि प्रकाश किरण जाना चाहती है तो प्रकाश किरण तो उसे सीधा जाती है, लेकिन ये प्रकाश किरण सीधा जाएगी नहीं। जब प्रकाश किरण सीधा नहीं जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक के जाएगी, कहाँ जाएगी, अभिलंब की ओर झुक के जाएगी इस तरह से। तो बताइए अभिलंब के साथ कौन सा कोण बनाएगी, यहाँ अभिलंब के साथ एंगल बनाता है आर, क्या बनाता है, आर।
अब ध्यान दीजिए, जब एंगल आर यहाँ है, यहाँ भी एंगल क्या हो जाएगा, आर, जैसे यहाँ प्रोसेस हुआ था वही चीज है प्यारे बच्चों। अब बताइए, यदि आप चित्र इतना समझ गए होंगे प्यारे बच्चों, तो समझ लीजिए आप डेरिवेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। ठीक है, अब चित्र यदि आप बना लिए हैं तो आप डेरिवेशन कर सकते हैं। यदि इसकी व्याख्या करने के लिए बोलेगा तो इसकी व्याख्या करना बहुत सिंपल है, अभी मैं समझा दूंगा। पहले चलिए इसके स्नेल के नियम को सिद्ध करते हैं। स्नेल का नियम आई और आर, आई बट साइन आई बटे में साइन आर सिद्ध करना है, तो हमें एंगल आई एंगल आर निकालना है। अब ध्यान दीजिए, थीटा के सामने का होता है लंब और 90 अंश के सामने का होता है कड़। ठीक है, लंब और कड़ है, तो आप ध्यान दीजिए साइन में यूज करेंगे तो साइन लंब और कड़ का होता है, लिखेंगे त्रिभुज बी ए, इस वाले पॉइंट का नाम रख देते हैं सी, बी ए सी में, तो क्या लिखेंगे साइन आई बटे में लंब बटा कड़, तो लंब बटा हो जाएगा कड़। तो बताइए लंब हमारा किसको बोलेंगे, बीसी को, और कड़ क्या होगा हमारा, ए सी हो जाएगा। तो लिखेंगे साइन आई बराबर बीसी का मान कितना रहेगा बताइए। अब ध्यान से देखें बीसी का वैल्यू कैसे निकालना है प्यारे बच्चों। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 है। यदि हम पूछ लें कि t समय में पहले माध्यम में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा t समय में, तो प्यारे बच्चों दूरी बराबर हम फार्मूला लिख सकते हैं चाल गुणे समय। चाल गुणे क्या लिख सकते हैं, समय। तो एक बात हमें बताइएगा, पहले माध्यम में चाल क्या है v1 और कितने समय में पूछ रहा है दूरी, t समय में, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा v1t, और यहाँ पर भी वही हालत है, उतना ही समय दूसरे माध्यम वाले किरण को दिया जा रहा है। लेकिन दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, दूसरे माध्यम में प्रकाश तरंग की चाल क्या है, v2 है, तो दूसरे माध्यम में बताइए क्या हो जाएगा, दूसरे माध्यम में उसका चाल कितना हो जाएगा, उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कितनी दूरी हो जाएगी, तो v2 इंटू टी लिख देंगे, हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, अब बताइए BC का मान क्या लिखेंगे, v1t बटे में AC। अगला त्रिभुज क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, अगला त्रिभुज R के लिए तो नीचे वाले त्रिभुज लेंगे, क्या लिखेंगे त्रिभुज AC, इस वाले पॉइंट का नाम क्या रख देते हैं AC, इस वाले पॉइंट का नाम D रख देना प्यारे बच्चों। ठीक है, ACD में साइन R बराबर लंब बटा कड़, लंब क्या होगा इसके लिए 90 अंश के सामने का यही लंब होगा ना, इस वाले पॉइंट नीचे इस आई वाले त्रिभुज वाले एंगल को इस जो लंब होगा वो यही होगा लंब, कौन होगा AD, AD बटे में कड़ तो वही होगा AC। तो बताइए साइन R बराबर AD का मान कितना है v2t बटे में AC, इन दोनों का भाग दे दो, समीकरण 1 तथा 2 से क्या काम करेंगे, लिखेंगे साइन आई बटे में साइन आर, साइन आई का वैल्यू कितना रखेंगे v1t बटे में AC बटे में क्या हो जाएगा v2t बटे में AC, AC AC कैंसिल, t कैंसिल, तो बताइए साइन आई बटे में साइन आर बराबर v1 बटे में v2। आप इतना भी सिद्ध कर देंगे स्नेल के नियम के लिए तो भी आपको नंबर अच्छा खासा मिल जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चों, क्योंकि देखिए n1 v1 बराबर n2 v2 होता है। यदि आप v1 बटे में v2 लिखना चाहते हैं तो n2 बटे में n1 हो जाएगा। यदि इसी फार्मूले को अपवर्तनांक के रूप में लिखना चाहते हैं तो जहां पर v1 वेग होगा वहां पर n2 हो जाएगा, मतलब वेग और अपवर्तनांक एक दूसरे का अपोजिट होंगे, तो यहाँ लिखेंगे n2 बटे में n1। ये हो गया मेरे बच्चों आप लोगों का डेरिवेशन, बहुत आसान और बड़े मजेदार तरीके से मैं आपको समझाया हूँ और आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं प्यारे बच्चों। और इनकी डेरिवेशन चित्र बना के आपको व्याख्या करने के बाद इसको लिखना है, इस डेरिवेशन को प्यारे बच्चों। पहले इस चित्र को बनाएंगे उसके बाद व्याख्या करेंगे फिर इस डेरिवेशन को लिखेंगे। अब कहेंगे सर व्याख्या में हम क्या लिखेंगे, तो व्याख्या के लिए मैं आप लोगों को लिखा हूँ अगले पेज पे, मैं समझा दे रहा हूँ, आप लोग पहले इतने का स्क्रीनशॉट लें। चलिए देखिए व्याख्या को भी देख लीजिए। इसी में व्याख्या में क्या बोलना है, बोलेंगे यम डैश का एक अपवर्तक पृष्ठ है जिस यही जो बनाए थे। उसके बाद माना माध्यमों में अपवर्तनांक, माना माध्यमों का अपवर्तनांक क्या था n1 और n2, माध्यम के जो अपवर्तनांक है वो क्या होंगे n1 और n2। फिर माना
V1 और V2 प्रकाश के वेग को निरूपित करते हैं। पहले माध्यम में V1, दूसरे माध्यम में V2। माना V1 V2 प्रकाश के वेग को निरूपित करते हैं, हो गया। फिर आगे माना AB एक समतल तरंगाग्र है। पहले शुरुआत में आप देख रहे थे AB ऊपर था। माना AB एक समतल तरंगाग्र है, यम डैश पृष्ठ पर आपतित होता है, यम पृष्ठ पर आपतित होता है, यम पर आपतित होता है, ऐसे बोल सकते हैं। उसी क्षण B को C तक पहुंचने के लिए चली गई दूरी, आप देख रहे थे जब यम डैश का मतलब कि जब AB तरंगाग्र यम डैश पृष्ठ पर आपतित होता है तो उसी क्षण BC को C तक पहुंचने के लिए चली गई दूरी तथा A को D तक पहुंचने में चली गई दूरी क्या होता है, V1 इंटू टी तथा V2 इंटू टी होता है। ठीक है, ये है प्यारे बच्चों आप लोगों के पॉइंट। तो इतना आप लोगों को यदि चित्र बना के इतना व्याख्या कर देंगे जितना मैं यहाँ पर लिखा हूँ, आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। आपका 5 नंबर से 1 नंबर कम नहीं होगा, इस बात को लिख के रख लीजिएगा। 5 नंबर से 1 नंबर कम नहीं होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इतने का स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। चित्र बनाइएगा, इस पॉइंट को लिखिएगा, फिर उस डेरिवेशन को कीजिएगा जैसे मैं समझाया हूँ। प्यारे बच्चों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, चलिए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। प्यारे बच्चों देखिए अगले पॉइंट पे क्या है, इसको समझते हैं। करा एकल पतली झिर्री द्वारा एक बड़ी प्रकाश के विवर्तन के विवेचना कीजिए, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त कीजिए। चलिए पहले हम एकल झिल्ली प्रयोग से प्रकाश विवर्तन की व्याख्या करनी है। आप अच्छे से ध्यान से देखें, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखें, आप इस चित्र को ध्यान से देखिएगा अच्छे से। लाइन थोड़ा सा तिरछा बन रहा है, बस यही फर्क है, लेकिन चित्र तो मैं सुंदर बनाता ही हूँ। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों अब क्या काम करेंगे। इस तरह से यहाँ पर एक लेंस है, इस तरह से यहाँ पर एक लेंस है। ये लेंस बना दिया जाए भाई, लेंस बना दो, लेंस बना दीजिए इस तरह से। इस तरह से एक लेंस हो गया और यहाँ पर एक प्रकाश स्रोत है। आपको पता है यदि ये प्रकाश स्रोत है तो इस प्रकाश स्रोत से क्या निकलेगी, प्रकाश तरंगे। इस प्रकाश स्रोत से क्या निकलेंगे, प्रकाश तरंगे। इस तरह से एक AB तरंगाग्र का, अब जैसे इस पॉइंट पर छोटे छोटे छिद्र रहेंगे, इस पॉइंट पर इस तरह से छोटे छोटे छिद्र रहेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे छिद्र आपको बनाने हैं, छोटे छोटे हल्के हल्के छिद्र बनाने हैं ऐसे। ये इस तरह से इस पॉइंट का नाम A, इस पॉइंट का नाम B। अब क्या होगा, यहाँ से इस तरह से प्रकाश स्रोत निकलेगा, प्रकाश तरंगे निकलेंगी। ये प्रकाश तरंगे इस तरह से लेंस पे पड़ेंगी। और ये कौन सा लेंस है प्यारे बच्चों, ये है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस प्रकाश किरण को मोड़ता है, फैलाता नहीं है। तो ये प्रकाश किरण जाना चाहती तो इससे सीधे जाती, लेकिन प्रकाश किरण मुड़ जाएंगी और इस तरह से मुड़ने के बाद इस तरह से AB झिर्री पर ये क्या होती हैं, आपतित होती हैं। इस तरह से AB झिर्री पर क्या होंगी, आपतित होंगी। और इस AB झिर्री पर जैसे ही प्रकाश आपतित होती हैं और इस तरह से मुख्य अक्ष के समांतर जैसे ही AB झिर्री पर ये आपतित होंगी, ए मतलब AB झिर्री यहाँ नाम रख दे रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं यहाँ पर A, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं B। जैसे प्रकाश तरंगे AB झिर्री पर आपतित होती हैं, यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं जो प्राथमिक चाल से ऐसे आगे बढ़ती हैं। तो उसके सामने मैं एक दूसरा लेंस रख देता हूँ इस तरह से। जब दूसरा लेंस यहाँ पर रख दूंगा तो क्या होगा, दूसरा लेंस को रखने के बाद इस तरह से जब दूसरा लेंस रख देंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, इस तरह से दूसरा लेंस रखने पर ये प्रकाश किरण
इस लेंस पर आपतित होंगी। इस तरह से प्रकाश किरण आगे बढ़ेंगी और आगे बढ़ने पर ऐसे क्या होंगी, इस तरह से आगे बढ़ने पर इस प्रकाश किरण इस लेंस पर आपतित होंगी। पर बच्चों आपको पता है कि ए भी प्रकाश किरण को मोड़ता है। जब ये प्रकाश किरण को मोड़ता है तो क्या करेगा, प्रकाश किरण को फैलाएगा नहीं, प्रकाश किरण को इस तरह से इकट्ठा मोड़ देगा। इस तरह से प्रकाश किरण को इकट्ठा क्या कर देगा, मोड़ देगा। लेकिन आपको तो पता है प्रकाश किरण इस पॉइंट पर मुड़ेंगी और इस पॉइंट पे इकट्ठा होंगी, इस पॉइंट पर प्रकाश की मात्रा ज्यादा होगा। लेकिन मैं आपसे पूछ लूं, बताइए इस पॉइंट पर प्रकाश की मात्रा कितनी होगी, पॉइंट पी पर, तो आप कैसे पता करेंगे, बताइए। इस तरह से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी, पॉइंट पी पर भी जाएंगी, इस पॉइंट का नाम ओ रख देते हैं, पॉइंट पी पर भी जाएंगी, पॉइंट ए पर ज्यादा होंगी क्योंकि एकत्रित हो रही है, और इधर फैल के प्रकाश जाएंगी तो उधर फैलने पर प्रकाश की मात्रा वहां पर कम होगी। तो कितना होगी कितना नहीं होगी हमें बताना है। तो हम एक झिर्री मतलब एक यहाँ से जो प्रकाश तरंगे निकलेंगी वो यहाँ पर भी जाके ऐसे मिलेंगी, और जो यहाँ से प्रकाश तरंगे निकलेंगी वो भी यहाँ पर जाके ऐसे मिलेंगी। तो आप ध्यान रखिएगा, इस तरह से यहाँ एंगल थीटा है, ऐसे यहाँ पर एंगल क्या है, थीटा है। बताइए इनके पथ में कितना अंतर है, ऊपर वाले लाइन और नीचे वाले लाइन को ध्यान दीजिए, ऊपर वाला लाइन छोटा है, नीचे वाला लाइन बड़ा है। तो बताइए नीचे वाला लाइन कितना बड़ा है, तो आप यहाँ से ऐसे एक लंब बनाइएगा, इस तरह से आप ध्यान से देखिएगा, नीचे वाला लाइन इतना बड़ा है, ये जो नीचे वाला लाइन इतना बड़ा दिख रहा है इसे हम कहेंगे डेल्टा एक्स। नीचे वाला जो लाइन इतना बड़ा दिख रहा है इस पॉइंट को हम कहते हैं डेल्टा, इस वाले पॉइंट का नाम रख देते हैं सी, डेल्टा एक्स। नीचे वाला लाइन कितना बड़ा है, डेल्टा एक्स लाइन, मतलब डेल्टा एक्स मतलब इतना जगह बड़ा है, और ऊपर वाला लाइन छोटा था, नीचे वाला लाइन बड़ा है, तो कितना बड़ा है, डेल्टा एक्स बड़ा है। ठीक है, तो आपको इतना क्लियर हो गया है। अब क्या काम करना है बच्चों, जिस हिसाब से मैं चित्र बनाए हूँ वैसे ही हुबहू एकदम आप चित्र बनाएंगे, कॉपी करेंगे। इस तरह से चित्र बनाने के बाद इसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या क्या करना है इसको ध्यान से देखिए, मैं इसकी व्याख्या आप लोगों को समझा रहा हूँ, आप इस तरह से चित्र जरूर बनाएंगे, क्योंकि आप अच्छा सा यदि इस तरह से चित्र बनाते हैं तो 5 नंबर के डेरिवेशन में एक कम से कम 2 से 3 नंबर का आप लोगों को चित्र पे देगा, नंबर 2 से 3 नंबर आपको चित्र पर देगा। तो याद रखिएगा इसकी व्याख्या कैसे करनी है, बोलेंगे एकल झिर्री प्रयोग में जब एक वर्डी प्रकाश, एकल झिर्री प्रयोग में जब एक वर्डी प्रकाश एक पतली झिर्री से गुजरता है, एक वर्डी प्रकाश पतली झिर्री से गुजरता है तो प्रकाश किनारों से मुड़कर फैल जाता है। आप देख रहे थे जैसे ही प्रकाश किरण इस एबी झिर्री पर पड़ता था तो वहां से प्रकाश किनारों से क्या हो जाता है, मुड़ जाता था। प्रकाश किनारों से मुड़कर फैल जाता है, प्रकाश किनारों से यहाँ से मुड़ेगा और इस तरह से चारों बगला फैल जाता है, जिससे पर्दे पर तीव्र और मंद मतलब उच्चिष्ट और निम्निष्ट पट्टियों का एक पैटर्न बन जाता है। इस तरह से आप देखेंगे केंद्र पर सबसे ज्यादा होगा, उसके अगल बगल इस तरह से प्रकाश की जो मात्रा हो रही होगी धीरे धीरे कम हो रही होगी। तो आप देखेंगे जहां प्रकाश केंद्र होगा वहां पर प्रकाश की मात्रा अधिक होगा, कह रहा है जिससे पर्दे पर तीव्र मंद मतलब प्रकाश की मात्रा ज्यादा और कम, तीव्र और मंद या क्वेश्चन में क्या लिखे, उच्चिष्ट और निम्निष्ट पट्टियों का एक पैटर्न बनता है, जिससे केंद्रीय उच्चिष्ट सबसे चौड़ा और चमकीला होता है। इसलिए आप देख रहे थे केंद्रीय उच्चिष्ट पर ज्यादा प्रकाश मिलेगा, इसलिए वो क्या होता है, जिससे केंद्रीय उच्चिष्ट सबसे चौड़ा और चमकीला बनता है, और अन्य उच्चिष्ट समान तीव्रता के नहीं होते बल्कि अलग अलग मतलब बल्कि तीव्रता घटती है। यह घटना प्रकाश की तरंग प्रकृति को दर्शाती है, एक घटना प्रकाश के तरंग प्रकृति को दर्शाती है, विवर्तन। तो बच्चों इसकी व्याख्या क्या है कि आप ध्यान से देखें, एक पतली झिर्री है, एक पतली झिर्री प्रयोग में जब एक वर्डी प्रकाश झिर्री से गुजारा जाता है तो प्रकाश किनारों से मुड़कर फैल जाता है, प्रकाश किनारों से मुड़कर क्या हो जाता है, फैल जाता है, जिससे पर्दे पर तीव्र मंद बोलिए या उच्चिष्ट या निम्निष्ट तीव्र मंद पट्टियों का एक पैटर्न बन जाता है, जिससे केंद्रीय उच्चिष्ट का सबसे चौड़ा और चमकीला होता है।
जो उसका पैटर्न होता है, केंद्रीय उच्चिष्ट का जो पैटर्न होता है सबसे ज्यादा चौड़ा होता है और चमकीला होता है। और अन उच्चिष्ट के समान तीव्र अनउच्चिष्ट समान तीव्रता के नहीं होते। जितने भी उक्रेलाओं उच्चिष्ट बनते हैं, केंद्रीय उच्चिष्ट के बाद जितने उच्चिष्ट बनते हैं, सभी की जो तीव्रता है वो समान नहीं होते हैं। तीव्रता धीरे धीरे क्या होती जाती है, घटती जाती है, और ये प्रकाश के तरंग प्रकृति को दर्शाता है घटना। ठीक है प्यारे बच्चों, आप चित्र बनाएंगे, चित्र बनाने के बाद इस पॉइंट को लिखेंगे, इस पॉइंट मतलब चित्र के नीचे व्याख्या लिखकर चित्र के नीचे इतना बात लिखेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों हम उसके डेरिवेशन को करेंगे। तो आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आप लोग इतने को स्क्रीनशॉट कर लिए हैं, तो चलिए देखिए इसके डेरिवेशन को कैसे हमें करने हैं। तो हमें ध्यान देना है प्यारे बच्चों, क्या ध्यान देना है, झिर्रियों के बीच की जो दूरी है स्मॉल डी है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्यारे बच्चों त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर जो एंगल बनता है वो एंगल यहाँ पर क्या है, थीटा है। ठीक है, यहाँ पर एंगल क्या है, थीटा है। तो हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटा कड़। तो लंब हमारा हो गया ए बी, कड़ क्या हो गया बी सी। तो बताइए साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, डी बटे में लैम्डा, अरे डी बटे में डेल्टा एक्स। यहाँ गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ गुणा कीजिए तो देख लीजिए अच्छे से पहले। साइन थीटा हो जाएगा पहले बच्चों सी थीटा बराबर यन, कहीं गलती तो नहीं हो रही है, देख लीजिए मिला लीजिए। हाँ देखिए हम लोग गलत तो कर दिए हैं। हमें लंब के सामने भाई थीटा के सामने का लंब होता है ना, तो ये लंब हो गया, ये आपका कड़ हो गया, तभी तो मैं सोच रहा हूँ। तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटा कड़, लंब हमारा बीसी, कड़ हमारा क्या होगा ए बी, क्योंकि 90 अंश के सामने का ही कड़ होता है। ठीक है, थीटा के सामने का लंब होता है। तो साइन थीटा बराबर डेल्टा एक्स बटे में डी हो गया। आपको पता है यदि एंगल का मान एक कम होगा तो जो उसका साइन का जो थीटा है वही उसका मान बन जाएगा। तो आप इस फार्मूले को यदि अब उच्चिष्ट के लिए बात करेंगे, यनवी निम्निष्ठ के लिए बात करेंगे या उच्चिष्ट के लिए, तो यनवी निम्निष्ठ यनवी निम्निष्ठ की बात करेंगे, यनवी निम्निष्ठ यनवी निम्निष्ठ के लिए जब बात करेंगे तो डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना होगा, यन लैम्डा। तो आप क्या रखेंगे, साइन थीटा बराबर यन लैम्डा बटे में डी। आप याद रखिए यदि थीटा का वैल्यू कम हो रहा है, एंगल कम हो रहा है, तो साइन में जो उसका एंगल होता है वही उसका मान बन जाता है, मतलब थीटा बराबर यन लैम्डा बटे में डी। आप याद रखिएगा जो यहाँ पर केंद्रीय उच्चिष्ट बनता है, यही इस वाले पॉइंट को केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं। तो जो केंद्रीय उच्चिष्ट है वहां पर प्रकाश की मात्रा इस तरह से ज्यादा होगा और उसके अगल बगल प्रकाश की मात्रा कम होगी। इसके अगल बगल जो पॉइंट बनता है इस तरह से केंद्रीय, इसकी जो पैटर्न बनता है वो पैटर्न इस तरह से बनता है प्यारे बच्चों, ऐसे इस तरह से इसके नीचे ऐसे पैटर्न बनता है, इसके नीचे इस तरह से पैटर्न बनता है। आप ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, इसके पैटर्न को आप ध्यान से समझिएगा। इसके अगल बगल केंद्रीय उच्चिष्ट के अगल बगल जो बनता है पैटर्न, इस पैटर्न को निम्निष्ठ कहते हैं। तो ये जो चौड़ाई है इनके प्रथम निम्निष्ठों के, केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठों के जो बीच की दूरी होती है वही हमारा क्या कहलाता है, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई कहलाता है। क्या कहलाता है, वही कहलाता है केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई। तो हम क्या काम करेंगे बताइए, थीटा बराबर प्रथम निम्निष्ठ निकालना होगा तो लैम्डा बटे में डी आएगा। अब हम क्या काम करेंगे, केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठों के जो बीच की दूरी होती है वही हमारा क्या कहलाता है, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई। लिखेंगे केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे 2 थीटा नॉट बराबर, इन दोनों प्रथम निम्निष्ठ यही है ना, तो प्रथम निम्निष्ठ के दोनों ओर देखिए केंद्रीय उच्चिष्ट है,
इस तरह से केंद्रीय उच्चिष्ट है, केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठ है ना, तो दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठ का इधर वैल्यू होगा लैम्डा बटे में डी, इधर होगा माइनस लैम्डा बटे में डी, क्योंकि मूल बिंदु से ऊपर प्लस, नीचे आएंगे तो माइनस। इन दोनों को अंतर करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 लैम्डा बटे में डी। याद रखिए यही है प्रथम निम्निष्ठों के बीच की दूरी। ठीक है, आप इस चीज को याद रखना ना भूले। आप इसके चित्र को बनाएंगे, व्याख्या करेंगे और इस तरह से फार्मूला डिराइव करेंगे, तो आपको प्यारे बच्चे 5 नंबर अच्छे से देकर जाएगा। और इस प्रश्न को लिखना, प्रैक्टिस करना और बार बार रिपीट करना ना भूलें। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए इस पॉइंट पे चलते हैं। इस पॉइंट में आपसे क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, इस पॉइंट में क्या कह रहा है इसको समझिए। देखिए, आपको यदि यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 में अच्छा खासा नंबर पाना चाहते हैं तो इस सेकंड भाग के इस डेरिवेशनों को जरूर पढ़ के जाएं। इस लेक्चर को देखना ना भूलें और अच्छे तरीके से डेरिवेशन में समझा रहा हूं। आपकी जो भी प्रॉब्लम होंगी, जो भी समस्याएं होंगी, समाप्त हो जाएंगी इस लेक्चर को देखने के बाद। आपको लेक्चर कैसा लगेगा, कैसा नहीं लगेगा, ये तो आप बताएंगे। ठीक है, कमेंट जरूर करेंगे। और यदि आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, और आपको लगेगा कि नहीं कि हमें नंबर अच्छा खासा पाना है तो आप इस लेक्चर को मिस ना करें। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या कर रहा है। क्वांटम मॉडल के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए तथा आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण को व्युत्पत्ति कीजिए। तो आपको एक बात पता होना चाहिए, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे फोटान कहते हैं। और इसकी ऊर्जा एच न्यू की क्या होती है, बराबर होती है। जब ये किसी धातु के पृष्ठ पे पड़ते हैं ना, तो इसकी ऊर्जा दो रूपों में खर्च होती है। पहले मान लीजिए एक कोई धातु है, इस धातु के अंदर इस तरह से इलेक्ट्रॉन है। अब इस पे जब प्रकाश पड़ता है तो ये प्रकाश जैसे मान लीजिए धातु का कार्यफलन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब समझ रहे हैं, इस धातु से ये दोनों इलेक्ट्रॉन तभी बाहर जा सकते हैं, इस धातु से इलेक्ट्रॉन तभी बाहर जा सकते हैं जो इस धातु को 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देगा। मान लीजिए इस पे जो प्रकाश पड़ रहा है वो है आपका 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। कितना, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। जैसे ही प्रकाश इस धातु के पृष्ठ पे पड़ेगा, इस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा प्रकाश, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का प्रकाश इस धातु के पृष्ठ पे पड़ रहा है। तो जो धातु का पृष्ठ है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का है। धातु को केवल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए और वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, लेकिन प्रकाश कितना वोल्ट ला रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या होगा, तो प्यारे बच्चों धातु उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा प्यारे बच्चों, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास और एक्स्ट्रा एनर्जी रहेगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। इसका मतलब ये प्रकाश का 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा दो जगह जा रही है। एक धातु को देने में, एक धातु से इलेक्ट्रॉन को छुड़ाने में, और एक जब धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो उस इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए। मतलब इसकी ऊर्जा दो रूपों में खर्च हो रही है, एक धातु के कार्यफलन में और एक इलेक्ट्रॉन के गति कराने में, मतलब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में। तो क्वांटम सिद्धांत के बारे में क्या कहेंगे, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है। क्या बोलेंगे, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है, जिससे फोटान कहते हैं, जिसे फोटान कहते हैं। इसकी ऊर्जा एच न्यू के बराबर होती है। जब यह किसी धातु के पृष्ठ पे पड़ता है तो इसकी ऊर्जा दो रूपों में खर्च हो जाती है। क्या बोलेंगे, क्वांटम क्वांटम मॉडल के अनुसार 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 प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है।
चलता है जिसे जिसे फोटान कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं मेरे बच्चों? फोटान। जिसे फोटान कहते हैं जिसे फोटान कहते हैं, जिसकी जिसकी ऊर्जा प्यारे बच्चों क्या कहेंगे? जिसकी ऊर्जा एच न्यू के बराबर होती है। एच न्यू के बराबर होती है, जिसकी ऊर्जा एच न्यू के बराबर होती है। यह ऊर्जा जब एच न्यू के बराबर होती है जब यह किसी धातु के पृष्ठ पे पड़ती है। जब यह किसी धातु के पृष्ठ पे पड़ती है जब यह किसी धातु के पृष्ठ पर पड़ती है तो उसकी ऊर्जा दो रूपों में खर्च हो जाती है। दो रूपों में खर्च हो जाती है। कौन कौन से रूपों में खर्च हो जाती है बताइए प्यारे बच्चों? मतलब जो ऊर्जा ई है, जैसे ध्यान दीजिए, दो रूपों में खर्च हो जाती है। आप ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, जैसे ये कोई धातु का पृष्ठ है। इस धातु के पृष्ठ पे जैसे ही प्रकाश पड़ता है इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो धातु के पृष्ठ पे जो प्रकाश पड़ रहा है उसकी ऊर्जा एच न्यू की क्या है? बराबर है। और इसकी ऊर्जा दो रूपों में खर्च हो रही है, इस धातु के कार्यफलन में और एक इलेक्ट्रॉन को गति कराने में। तो मतलब ई बराबर जो ऊर्जा है दो रूपों में बट रही है, एक धातु के कार्यफलन में और एक इलेक्ट्रॉन के गतिज ऊर्जा में। ई का मान कितना होगा? एच न्यू। और डब्लू का मान कितना होगा? मतलब कार्यफलन एच न्यू नॉट बराबर के। अब क्या काम करेंगे? हम इसको इधर ले जाएंगे, तो बताइए क्या हो जाएगा उसको उधर ले जाने पर? फिर बच्चों यदि हम उसको उधर ले जाएंगे या के बराबर, या उसको उधर ले जाइए, उसको उधर ले जाएंगे तो फिर बच्चों हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बराबर के। या हम इसको लिख सकते हैं के बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। हम चाहें तो फार्मूला ले सकते हैं कॉमन, ठीक है, एच न्यू माइनस न्यू नॉट। आप यहाँ तक भी डेरिवेशन कर सकते हैं आइंस्टीन का। यदि आप इसको लिखना चाहें तो हाफ एम बी स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, आप यहाँ तक डेरिवेशन कर सकते हैं। तरंग दैर्ध्य के रूप में भी लिखना चाहें तो आप फार्मूले को लिख सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा, जहाँ करके आप लिख दीजिएगा न्यू है प्रकाश, आपतित प्रकाश की आवृत्ति क्या है? आपतित, क्या बोलेंगे? आपतित प्रकाश की आवृत्ति। और फिर बच्चों न्यू नॉट क्या है? देहली आवृत्ति। और बताइए क्या है? यम क्या है? इलेक्ट्रॉन का वेग। और फिर बच्चों भी क्या है? इलेक्ट्रॉन, देखिए यम है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो मैं वेग लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ए है इलेक्ट्रॉन का वेग। ये हो गया मेरे बच्चों आप सभी लोगों के महत्वपूर्ण डेरिवेशन। 4 से 5 नंबर का डेरिवेशन आता है, ध्यान रखिएगा। कितने नंबर का? 4 से 5 नंबर का। तो इस डेरिवेशन का स्क्रीनशॉट लें, याद करें और बार बार प्रैक्टिस करें। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं मेरे बच्चों। अब अगले डेरिवेशन पे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है द्रव्य तरंगे क्या है? दे ब्रागली तरंग दैर्ध्य का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। पहले द्रव्य तरंगे क्या है मेरे बच्चों? मतलब जब कोई अति सूक्ष्म कण, द्रव तरंगे के बारे में लिखना है, जब कोई अति सूक्ष्म कण अधिकतम वेग से गतिमान होता है
तो तरंग की भांति व्यवहार करता है, जिसे द्रव्य तरंगे कहते हैं। ठीक है, आप सिंपल में इतना बोल देंगे। अब इसके तरंग दैर्ध्य के सूत्र का निगमन कैसे करना है, तो ध्यान से देखिए बच्चों। तरंग दैर्ध्य के सूत्र का निगमन कैसे करना है, आप अच्छे से ध्यान से देखिए। ठीक है, तरंग आपको पता होना चाहिए आइंस्टीन का समीकरण। आइंस्टीन का समीकरण कौन सा, द्रव्य ऊर्जा समीकरण पर बच्चों। कौन सा, द्रव्य ऊर्जा समीकरण। आइंस्टीन का द्रव्य ऊर्जा समीकरण, द्रव्य ऊर्जा समीकरण क्या है, E बराबर एच न्यू। ठीक है, क्या है, क्या है, E बराबर mc स्क्वायर। द्रव्य ऊर्जा समीकरण E बराबर mc स्क्वायर। और फोटान की ऊर्जा क्या है, फोटान की ऊर्जा है प्यारे बच्चों E बराबर एच न्यू। ठीक है, फोटान की ऊर्जा क्या है, एच न्यू। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, इन दोनों को बराबर कर दीजिए। तो इन दोनों को बराबर करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो क्या लिखेंगे बताइए, लिखेंगे यम सी स्क्वायर बराबर एच न्यू बटे में कुछ नहीं रहेगा। अब बताइए, हम यम सी स्क्वायर बराबर एच न्यू का हम फार्मूला लिख सकते हैं लैम्डा बटे सी बटे में लैम्डा। एक सी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यम सी बराबर एच के बटा में लैम्डा। तो लैम्डा बराबर एच का बटा में यम सी, यही लिखेंगे। अब एक बात याद रखिएगा, यदि हम कण के लिए बात करेंगे तो जहाँ सी है वहाँ पर भी लिख देंगे, तो लैम्डा बराबर एच सी बटे में यम भी हो जाएगा। इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एच, ठीक है, लैम्डा बराबर एच अपान पी। तो इस फार्मूले को ऐसे डिराइव कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव में एक चीज और याद रखना है, पूछा जाएगा कि बताइए डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य मतलब विरामा द्रव्यमान कितना हो, विरामा द्रव्यमान कितना होता है। तो आप याद रखिएगा कि विरामा द्रव्यमान का मान 0 होता है। और इसके लिए आपसे फोटान का विरामा द्रव्यमान क्या पूछेगा, फोटान का विरामा द्रव्यमान कितना होता है, तो फोटान का विरामा द्रव्यमान 0 होता है। ठीक, दूसरी बात पूछा जाएगा फोटान का गतिक द्रव्यमान। फोटान का यदि गतिक द्रव्यमान याद करना होगा तो फोटान का गतिक द्रव्यमान पर बच्चों आप ध्यान से देखिए क्या है, यम सी स्क्वायर बराबर एच न्यू। तो गतिक द्रव्यमान हो जाएगा यम बराबर एच न्यू बटे में सी स्क्वायर। यह है फोटान का गतिक द्रव्यमान। फोटान का गतिक द्रव्यमान यम बराबर एच न्यू बटे में सी स्क्वायर। फोटान का विरामा द्रव्यमान 0। ये ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा जाएगा, याद रखिएगा। आप लोग प्यारे बच्चों इतने का स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अगले पॉइंट पे ध्यान दीजिए। इस पॉइंट पे क्या है, बोहर के परमाणु मॉडल के सिद्धांत के आधार पर यानवी कक्षा के त्रिज्या के सूत्र का निगमन। बच्चों बोहर के परमाणु मॉडल के सिद्धांत के आधार पे हमें यानवी कक्षा के त्रिज्या के सूत्र का निगमन करना है। तो चलिए ध्यान से देखें, एक एक करके हम समझाते हैं आप सभी लोगों को। ध्यान दीजिएगा पर बच्चों, ये क्या है आप लोगों का, जैसे ध्यान दीजिए, ये नाभिक है, ये क्या है, नाभिक है। ठीक है, इस नाभिक के चारों ओर इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं वृत्तीय कक्षाओं में। आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे माइनस और नाभिक पे क्या होता है, प्लस। तो इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। तो बताइए दो आवेशों के बीच में जो आकर्षण होता है वो कौन से बल द्वारा होता है, वैद्युत बल द्वारा। उन आकर्षण बल का क्या नाम रखा गया, वैद्युत बल। पर जो वैद्युत बल जो निकाला जाता है दो आवेशों के बीच में, फार्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी r मान लिया गया है। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश E है 1.6 × 10⁻19 कूलम। नाभिक पे कितना आवेश होगा, नाभिक पे प्लस आवेश होगा। कितना प्लस होगा, क्योंकि आवेश निकालने का फार्मूला होता है Q बराबर NE। बच्चों इस नाभिक के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे, तो
नाभिक के अंदर कितने प्रोटॉन है पता नहीं है, प्रोटॉन की संख्या हम मान लेते हैं Z, क्योंकि परमाणु क्रमांक होता है प्रोटॉनों की संख्या Z। उसके बाद NZe हो जाएगा। तो आवेश इस नाभिक के अंदर कितना आवेश है Ne, और इलेक्ट्रॉन पे आवेश E है, क्योंकि E का मान 1.6 × 10⁻19 कूलम। फार्मूला, इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो नाभिक है उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो क्या इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ आ रहा है? नहीं। क्या इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जा रहा है? नहीं। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे बच्चों उस इलेक्ट्रॉन पे भी एक बल लग रहा होगा। इलेक्ट्रॉन पर एक बल और लग रहा है, इलेक्ट्रॉन के वृत्तीय कक्षाओं में घूमने के कारण इलेक्ट्रॉन पे एक बल लगता है, जिसे हम अभिकेंद्र बल के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल। तो इस इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ या नाभिक में इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे एक बल लग रहा है, अभिकेंद्र बल, जो उस वैद्युत बल को संतुलित करता है। मतलब Fe बराबर Fc। F है इलेक्ट्रिक फोर्स, इसे कहते हैं अभिकेंद्र बल। क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E इंटू ZE बटे में R n स्क्वायर। यन मतलब यनवी कक्षा, इसके लिए क्या होगा? यम भी यन स्क्वायर, मतलब यनवी कक्षा के इलेक्ट्रॉन का वेग बटे में RN। आप एक चीज ध्यान दीजिए, इसको यहाँ से यहाँ काट सकते हैं, यस या नो? तो हो जाएगा ZE स्क्वायर बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RN बराबर यम भी यन स्क्वायर। यम को इधर भाग में भेज सकते हैं, तो ZE स्क्वायर बटे में 4 पाई यम एप्सिलॉन नॉट RN बराबर प्यारे बच्चों VN का स्क्वायर। क्या हो गया? VN का स्क्वायर। ये हो गया प्यारे बच्चों आपके यानवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का यदि वेग होगा तो इस तरह से। अब ध्यान से देखिए एक बात और, आपको पता है बोहर की द्वितीय परिकल्पना ये थी कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग NH/2 पाई का पुड़गुड़ज होता है, जिनका कोणीय संवेग NH/2 पाई का पुड़गुड़ज होता है। यही बात हुई थी ना? तो कोणीय संवेग मतलब लिखेंगे, द्वितीय परिकल्पना की बात हो रही है। द्वितीय परिकल्पना से क्या है? यम भी आर, यहाँ यन बटे में बराबर यन एच बटे में 2 पाई। हमें VN निकालना है, तो बताइए VN बराबर कितना लिखेंगे? यन एच बटे में प्यारे बच्चों 2 पाई यम आर यन। अब यही भी का वैल्यू आप इस समीकरण में ले जाकर रख दीजिए। इसे समीकरण 2 कर लेते हैं। अब लिख दीजिएगा समीकरण 1 तथा 2 से। अब यही VN का वैल्यू वहां ला के रखे, ZE स्क्वायर बटे में 4 पाई यम, 4 पाई पर बच्चों क्या हो जाएगा? 4 पाई यम एप्सिलॉन नॉट RN बराबर VN का वैल्यू रखेंगे तो क्या रखेंगे? यन एच बटे में पहले बच्चों 2 पाई यम RN का होल स्क्वायर। देखिए स्क्वायर है ना? तो बताइए ZE स्क्वायर बटे में 4 पाई यम एप्सिलॉन नॉट RN बराबर यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर H स्क्वायर बटे में 4 पाई स्क्वायर यम RN स्क्वायर। अब बताइए कैंसिल होगा, यहाँ से 1 पाई कैंसिल हो जाएगा, दूसरा कलर ले लें तब तो कैंसिल होगा काटने में। एक यहाँ से पाई, एक यहाँ से पाई, यहाँ से इसका 4 कैंसिल, इसका 4 कैंसिल, और यहाँ यम स्क्वायर हो जाएगा, तो एक यम कैंसिल हो जाएगा। तो बताइए और क्या कैंसिल हो रहा है? और यहाँ क्या बचेगा? ZE स्क्वायर बटे में R, एक R कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा एप्सिलॉन नॉट। क्या बचेगा? एप्सिलॉन नॉट बराबर यन स्क्वायर H स्क्वायर बटे में पाई यम RN। अब क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए प्यारे बच्चों, हो जाएगा ZE स्क्वायर यम पाई, क्या लिखेंगे? यम पाई RN बराबर हो जाएगा यन स्क्वायर
एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर, हमें आर्यन चाहिए तो आर्यन बराबर हो जाएगा एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर बटे में प्यारे बच्चों बटे में हो जाएगा यम, क्या हो जाएगा यम पाई जेड ई स्क्वायर, यही होगा। ये है प्यारे बच्चों हमारे 11वीं कक्षा के त्रिज्या के लिए सूत्र का निगमन। बोहर के 11वीं कक्षा के त्रिज्या के सूत्र का निगमन पूछेगा तो आप ऐसे आसान तरीके से इस डेरिवेशन को पूरा करेंगे। ठीक है, आपसे एक चीज पूछा जाएगा कि बोहर के 11वीं कक्षा की जो त्रिज्या होती है उस कक्षा के संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है या व्युत्क्रमानुपाती, तो उसके 11वीं कक्षा के त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। देख लीजिए आर एन प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर, देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तो प्यारे बच्चों एक प्यारा सा डेरिवेशन है, आप लोग पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए उम्मीद है कि आप लोग इतना डेरिवेशन ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। तो प्यारे बच्चों आप लोग इस वीडियो को देखना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को भेजें कि इस यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के फिजिक्स के सेकंड भाग से कौन सा डेरिवेशन पढ़ें। ये आपको जो भी डाउट हो रहा था ये डाउट खत्म हो जाएगा इस लेक्चर को देखने के बाद। प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आप लोग हमारी बातों को समझ रहे होंगे और आप लोग इतना लेक्चर देखना ना भूलेंगे और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए कि वीडियो धमाल मचा दे प्यारे बच्चों और लोग देखने के लिए तरसें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मतलब देखने के लिए लाइन लगा दें, तरसे का मतलब क्या होता है लाइन लगाकर और एकदम वीडियो को लगातार देखें सब। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद प्यारे बच्चों।